और जो गढ़वाल मीते होंगी जब मैं गढ़वाल जाऊँ तो गढ़वाल में बात करूँ तो बोलते कि बहुत पुरानी गढ़वाल चाहिए, ये आजकल सब बदली। जब मैं बोल दूं कि बॉडी तुम्हारे घर में जुड़ बोलो, अब लोगों तो मालूम ही नहीं जुड़ के हुए वो रस्सी बोलते आजकल। तो गढ़वाली जो पुरानी वाली पुरानी रह गई, अब नई नई चीजें होनी से भाषा में। जनाब की ये सिन्नगिरी वाली टोन आनी ना हमारी सलानी वाल से। यह एक ऐसे पत्रकार से बातचीत है जिनकी खबरों से संसद ठप हो जाया करती थी। गांधी नेहरू परिवार के खास रहे सतीश शर्मा के भाई की खबर उन्होंने वाशिंगटन से आकर दिल्ली में लिखी थी और जिसके बाद संसद 3 दिन तक चल नहीं पाई थी। जो उत्तराखंड के ही एक गांव में पल बढ़कर कक्षा 3 तक वही पढ़ा लिखा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग की, जिन्होंने पीएचडी भी की, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखते, जो बड़े बड़े अखबारों के संपादक रहे। यूपीए सरकार के समय जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो महीने में लगभग 15 मिनट प्रधानमंत्री के यहाँ इन पत्रकार के लिए समय तय होता था मिलने का। जो विनम्र रहे, अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट तो हैं ही, उनसे हुई इस बातचीत को अंत तक अवश्य देखिएगा। पानी पे जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखन। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण जी। वैसे उनका पूरा नाम है भारत भूषण बेंजवाल, लेकिन वे अपने सरनेम का लिखते नहीं रहे हैं। वे हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे, मेल टुडे के फाउंडर एडिटर, इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज सर्विस के एडिटर, द टेलीग्राफ के दिल्ली एडिटर। इसके अलावा वे टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बहुत से बड़े बड़े अखबारों में रहे, वाशिंगटन में भी रहे। इसके अलावा आजकल वे साउथ एशिया एडिटर, ऑस्ट्रेलिया एकेडमिक न्यूज सर्विस 360info.org से जुड़े हैं। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लंबी बात करेंगे उनके जीवन के सभी पक्षों से लेके, उत्तराखंड को लेके, बचपन से लेके। और एक और बात बता दूं कि वे 3वीं कक्षा तक गांव में ही पढ़े हैं, अच्छी गढ़वाली भी बोलते हैं और इसके अलावा उत्तराखंडी भोजन भी उनको बहुत प्रिय है। तो बात करते हैं, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू। गांव के बारे में यादें कुछ क्या हैं, कुछ बताइए गांव के बारे में। मेरा गांव कर्णप्रयाग के पास है। हाँ। तो उसका नाम है खाल। तो कर्णप्रयाग में बस से उतर के हम पहले अलकनंदा पार करके 6 किलोमीटर जाते थे। अच्छा। नागनाथ पोखरी के रास्ते में, वहाँ पे मेरा गांव आता है। छोटा सा गांव है, मुश्किल से 25 घर हैं उस गांव में। और वहाँ से जो दिखाई देता है नीचे गौचर दिखाई देता है, जहाँ पे अब ITBP का जहाँ पे अब एक हेलीपैड वगैरह है जी। तो मेरी पढ़ाई शुरू की गांव में ही हुई। मैं अपने परिवार में मेरे पिताजी 4 भाई थे, तो मैं पहला बच्चा था। तो मेरे दादा दादी गांव में रहते थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग तो दिल्ली में काम करते हो, ये बच्चा यहीं पढ़ेगा, हमारे साथ रहेगा। अच्छा। तो माँ बाप मेरे दिल्ली में रहते थे, मैं खाल गांव में रहता था। और हमारा एक वहाँ पे धार के ऊपर एक प्राथमिक विद्यालय था, इसमें 3 गाँव के बच्चे आते थे और कुल बच्चे करीब 20 के करीब रहे होंगे और 2 मास्टर होते थे। तो सब कोई यूनिफॉर्म तो उस जमाने में होती नहीं थी। एक चीज कंपलसरी थी कि आप मास्टर के लिए लकड़ी लेके जाएंगे, खाना बनाने के लिए। लकड़ी जिस दिन नहीं ले गए उस दिन फुट्टे से वो मारते थे। और बच्चे छोटे थे तो ये पजामा भी पहने या निकर भी पहने, तो वो ऐसा बना होता था, नीचे से खुला होता था, ताकि बच्चे को अगर पेशाब करने जाना है, कुछ करने जाना है तो खोलने की जरूरत नहीं है। और जूते किसी के पास होते नहीं थे, तो नंगे पांव अक्सर जाते थे। और ज्यादा से ज्यादा जब जूते आने शुरू हुए तो वो जो खाकी वाले कैनवस शूज होते थे ना, ब्राउन वाले, वो पहनते थे। या बाद में प्लास्टिक के आ गए थे। प्लास्टिक के हमारे जमाने में नहीं आए थे, तो या तो वो पहनते थे। फिर एक बार क्या हुआ कि स्कूल में स्कूल इंस्पेक्टर आ रहा था, तो इंस्पेक्टर से पहले उसका भारी आता था सामान लेके। तो उस भारी के साथ एक छोटा बच्चा चल रहा था। तो हमने उससे पूछा ये कौन है? उसने कहा ये स्कूल इंस्पेक्टर का लड़का है। हमने उसके पाँव देखे, उसने ये बाटा की
चप्पल पहनी हुई थी रबड़ वाली, वो हमने कभी देखी नहीं थी। हमने कहा अरे ये कैसा जूता है, इसमें तो खाली अंगूठा फंसा के ये चल रहा है। तो खबर फैल गई कि एक बच्चा आया है, उसने पता नहीं पाँव में क्या पहना हुआ है, तो सब उसकी चप्पल देखने को चले गए। तो ऐसा माहौल था वहाँ पे। और गढ़वाली आज फिर खूब बीते तो नीचे, पर मेरे परिवार में और होते नहीं होंगे वो सभी हालत दिल्ली में मैं हाँ सब दिल्ली वाले तो होती नहीं होंगी, अब भूल गए नए बच्चे नहीं चल होती नहीं होंगी। पर जो गढ़वाल मीते होंगी जब मैं गढ़वाल जाऊँ तो गढ़वाल में बात करूँ तो बोलते कि बहुत पुरानी गढ़वाल चाहिए, ये आजकल सब बदली। जब मैं बोल दूं कि बॉडी तुम्हारे घर में जुड़ बोलो, अब लोगों तो मालूम ही नहीं जुड़ के हुए वो रस्सी बोलते आजकल। तो गढ़वाली जो पुरानी वाली पुरानी रह गई, अब नई नई चीजें होनी चाहिए भाषा में। जनाब की ये श्रीनगरी वाली टोन आनी ना हमारी सलानी वाल से। हाँ, तो जो कर्णप्रयाग की और चमोली की गढ़वाली जैसे पौड़ी की गढ़वाली से अलग है। तो आज दिल्ली में रह रहे हैं तो गढ़वाल के याद कत कहीं जान दो बिछो गढ़वाल जाते हो आप गढ़वाल में या उत्तराखंड पूरा? नहीं, बिल्कुल जाते हैं। मैं तो अपने बच्चों को, अब तो बड़े हो गए, हर साल उनको पहाड़ ले जाता हूँ। मेरी वाइफ कुमाऊं की है, मैं गढ़वाल का हूँ। आपको मालूम होगा कुमाऊं और गढ़वाल में शादियां नहीं होती थी, तो हमारी लव मैरिज है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, मैं पत्रकार था, हमारी मुलाकात हुई, बच्चे हो गए। तब भी जब मैं गढ़वाल जाता था तो गाँव के बड़े बूढ़े यही बोलते, ए बेटा अपने जलवानी मिल छे कोई? मैं कहता था अब तो छोड़ दो, 2 बच्चे पैदा हो गए, मतलब ये पूछने का क्या मतलब है। लेकिन हम मेरी में एक समानता है, आपने भी मतलब एक हाईली क्वालिफाइड पीएचडी आप भी हैं, आपको ये जानता नहीं था, आप नहीं लिखते, मैं तो लिखता हूँ। और आपने भी इंजीनियरिंग की थी, मैंने मैथ्स में MSc किया था। आपने भी शादी कुमाऊं से की और मैंने भी, लेकिन मैंने अरेंज की। अच्छा ये लेकिन तब चेंज हो गया था, हमें ऐसा किसी ने नहीं। पर लेकिन मैं अपने बच्चों को कहता था तुम्हें कैसा पता लगेगा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो मैं उनको हर साल या तो गढ़वाल या कुमाऊं जरूर ले जाता था। अभी मेरे लड़का है, वो अपनी पार्टनर के साथ जा रहा है, अभी गढ़वाल जा रहा है, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है उनको साल में जाने की। लेकिन हम हो गए हैं सैलानियों जैसे गढ़वाली, नॉन रेजिडेंट गढ़वाली कह लीजिए, क्योंकि जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे तब तक गढ़वाल घर था और दिल्ली टेम्परेरी चीज थी, जबकि नौकरी आप दिल्ली में करते थे। तो हर गर्मी की छुट्टियों में हम लोग जाते थे ट्रेन से कोटद्वार में सबके लिए काली टोपियां खरीदी जाती थी, क्योंकि बड़ों के सामने बिना टोपी के नहीं जा सकते, तो सब काली टोपी पहन के घर जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोगों का परमानेंट रेजिडेंस हो गया है दिल्ली या देश। बात आपने सही कहा, मेरे पिताजी भी हेडमास्टर थे प्राइमरी स्कूल में, तो टोपी पहनते थे, मुझे भी टोपी पहनते, मैं भी पहनता था। जब मैं हॉस्टल में गया 6th के बाद तो मैं टोपी पहनता था तो लोग छीन के ले जाते थे, उठा के मुझे तंग करते थे। फिर मैंने वो फेंक ही दी, मैंने कहा नहीं पहनना। तो ये वाकई में टोपी पहन, स्कूल में भी पहनते हम टोपी, टीचर पहनते हैं, बच्चे नहीं पहनते। बच्चे नहीं पहनते, पर बच्चों को भी शौक होता था टोपी पहनने का। बिल्कुल, धूप से बचाव। और जो ब्राह्मण बच्चे थे उनके तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम होते थे, है ना। और जो दलित बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे उनके नाम राष्ट्रीय नेताओं के नाम पे होते थे। मोतीलाल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरी लाल। ये जवाहरी लाल मेरा दोस्त था, तो जवाहरी मेरी क्लास में था। तो तब मेरे को पता लगा कि गढ़वाल में मतलब हर एक चीज गढ़वाल में अच्छी नहीं है, कि गढ़वाल में जातिवाद कितना गहरा है। तो अलग होता था, हमें क्या मालूम, हम तो चले गए उसके घर में बैठ गए। और वापस आए तो मेरे दादाजी पंडित थे, तो शुद्धिकरण करते थे वो गंगा जल छिड़क के या पानी छिड़क के। तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि वहां जाने से अशुद्ध कैसे हो गया, अब शुद्ध कैसे हो गया 3 पानी के इससे। तो पर जो जातिवाद है वो बहुत ही गहरी पकड़ है उसकी, और खाली दलितों और ब्राह्मणों के बीच में नहीं, ब्राह्मणों राजपूतों के बीच में कोई इसके हाथ का भात नहीं खाएगा, कोई उसके हाथ का कुछ नहीं खाएगा। वैसे बदल गई, अब बदल गई होगी। मैं तो अपने बचपन की बात बता रहा हूँ। हमारे बचपन में क्या था कि हमारे गाँव में एक लोहार थे और मेरा बचपन का दोस्त था। तो उस जमाने के जैसे मैं स्कूल से पिताजी के साथ रहता था, गाँव गया तो जेब में रोटी रख लेते थे छोटे बच्चे। अब मैं उसके साथ खेलता था, होता था, मैं खा लेता था। तो हमारे साथ ये तो नहीं हुआ, हमारे थोड़ा चेंज हो गया था। तो हमारे टाइम में तो बहुत ही आने पर हमारे साथ एक शिल्पकार परिवार से था भाई, दोस्त हमारा, वो घी लाता, रोटी लाता था, हम खाते थे। वो हमारा बचपन से निकल गया। बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन उस जमाने में उनके लिए बर्तन अलग होते थे, उनके लिए हुक्का अलग होता था। ये तो पूरे भारत में ये चीजें मैं कभी भूल नहीं पाया। मैं इसको मतलब कभी अच्छा न उस समय माना मैंने, न मैं आज मानता हूं। कोई भी नहीं मानता इसको वैसे तब। अच्छा, बाकी आप जैसे मैं तो लखेड़ा टाइटल लिखना, आपने टाइटल क्यों नहीं लिखा?
आप सिर्फ तो भारत भूषण लिखते हैं, पूरा हाँ, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं थी। मेरे पिताजी दिल्ली आए उस समय, मेरे को लगता है कि सब पहाड़ी ब्राह्मणों का पंजाबीकरण चल रहा था। हाँ, वो इस शर्मा सब लिखने में लग गए थे। शर्मा लिखने लग गए थे, तो मेरे पिताजी ने भी शर्मा लिखना शुरू कर दिया। हाँ। विशंबर दत्त बेंजवाल की जगह विशंबर दत्त शर्मा, तो सब सरकारी कागजों में उनका नाम विशंबर दत्त शर्मा है। हाँ, बिल्कुल। जब मैं पैदा हुआ तो अच्छा, मेरे पिताजी बहुत सीधे आदमी थे, कभी कोई व्यसन नहीं था उन्होंने, न सिगरेट पी उन्होंने कभी, न शराब पी, न फिल्म भी नहीं देखते थे। तो मेरे सबसे छोटे चाचा थे, वो फिल्मों के बड़े शौकीन थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि लड़के का नाम भारत भूषण रखो, कि एक एक्टर होता था उस जमाने हाँ, में, बहुत भारत बड़े नाम, भूषण। हाँ, भारत नाम। तो उस भारत भूषण के नाम पे मेरा नाम भारत भूषण पड़ गया। ओहो। शर्मा उन्होंने शर्मा नहीं लिखा, वो भी ड्रॉप कर दिया, तो मेरा नाम भारत भूषण, मेरे छोटे भाई का नाम राजेश भूषण। तो ये जो टाइटल रह गया था इस तरीके से। वो हाँ चला गया। हाँ, बिंजवाल। बेंजवाल। बेंजवाल। कहते हैं कि बेंजी गांव से हम लोग आए थे। आगे और- किसी तरह के सरनेम बने जी, थे। जी। हाँ, लखेड़ी से हम लखेड़ा बने थे। जी, जी। ये था। अच्छा, बाकी जब आंदोलन था, मुझे याद है तब आप इंडियन एक्सप्रेस में थे, हम तो नहीं, मैंने, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था। लेकिन मैं तो आपके पास एक्सप्रेस में आता था मिलने, तब आप वहाँ आ गए थे शायद। शायद उधर हाँ, आता हूँ। एक्सप्रेस में आ गए थे, एक्सप्रेस क्योंकि मुझे याद है अच्छा। कि जब आंदोलन हो रहा था तो आपने कई बार मुझे बुलाया था कि ये बाहर क्या हो रहा है और कैसे मतलब हो रही। फिर आपने कई लोग भेजे थे उत्तराखंड आंदोलन में। तो अभी इतने साल हो गया, क्या लगा आपको कि राज्य बनने पे जो हमारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं थी, सपने थे, कुछ? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हमारा कोई खास रोल नहीं था हाँ, उत्तराखंड खबरें राज्य के तो जिस बनने में। पोस्ट पे थे, खाली ये था कुछ एडिटोरियल लिखे होंगे, कुछ हाँ, खबरें छपवाई होंगी, हाँ। लेकिन उससे ज्यादा मेरा कोई रोल नहीं था। लेकिन एक्साइटमेंट थी हाँ। कि राज्य बन रहा है। हाँ। राज्य बनना बहुत जरूरी था उस समय, हाँ। क्योंकि होता क्या था कि सारे जो टीचर्स होते थे, डॉक्टर्स होते थे, पोस्टिंग होती थी उनकी पहाड़ में, हाँ। लेकिन वो जाते ज्वाइन नहीं करते। ज्वाइन कर दिया, फिर वो आप छुट्टी लेके आ गए। कभी कई लोग ऐसे जिन्होंने कभी ज्वाइन किया ही नहीं, और गढ़वाल को और पहाड़ के लोगों को वो बहुत हीन भावना से देखते थे, मैदानी लोग। हाँ। ये भी सच्चाई है, और ये खाली गढ़वाल कुमाऊं की सच्चाई नहीं है। कुमाऊं में शायद कम होगा, पर गढ़वाल की तो है। लेकिन मैंने देखा है नागालैंड, मणिपुर में भी यही हाल है। जो मणिपुर हिल्स में नागा रहते हैं, वहां भी वही हाल है। तो ये पहाड़ और मैदान का जो वो था झगड़ा, वो पुराना झगड़ा था, और पुराने बायसेस थे, और इसलिए राज्य बनना जरूरी था। लेकिन राज्य बनने के बाद उस राज्य में वही लोग हावी हो गए जिनका पॉलिटिक्स यूपी में चलता था। हाँ, वही पार्टियां, वही उनका एटीट्यूड, वही उनका दृष्टिकोण। आप सोचिए, पहाड़ी राज्य बना और पहला मुख्यमंत्री नॉन पहाड़ी बना, हाँ, हाँ। और उसके बाद जो अच्छे माने गए मुख्यमंत्री जैसे नारायण दत्त तिवारी या जनरल खंडूरी, वो उन्हीं बड़ी पार्टियों से आए जो पहले बाहर भी हैं। हाँ। लोकल पार्टीज का कोई खास रोल रहा ही नहीं, जबकि रीजनलिज्म के बेसिस से बनी थी ना। हाँ। रीजनलिज्म नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, कि भाई हम अपना विकास स्वयं करेंगे। लेकिन उनका हमारा विकास है, वही पार्टियां कर रही हैं जो, जी हाँ, वही पार्टियां कर रही हैं जो देश का कर रही हैं। खत्म हो गई। यूकेडी की वैसे कहते हैं गलती थी कि उन्होंने कहा कि राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, वो चुनाव में आए नहीं, न विधानसभा में न लोकसभा, तो वो जो वैक्यूम था वो बीजेपी खा गई। हो सकता है, कई कारण रहे कई और होंगे, कारण लेकिन थे। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह के राजनीतिज्ञ उत्तराखंड की राजनीति पे हावी हुए, उनमें, और जो दिल्ली में बैठे हुए हैं या जो पंजाब में बैठे हुए हैं, जो हरियाणा में बैठे हुए हैं, उनमें ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। अच्छा, आपको दिल्ली में तो लंबा समय बीत गया है, दिल्ली में जो समाज है पहाड़ का, उसको आप कहाँ तक देखते हैं, पॉलिटिकली या ऑफिस जॉब में, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, जो भी है, मतलब समाज का डेवलपमेंट कैसा हुआ? सब जगह लोग फैले हुए हैं। एक जमाना था कि छोटी छोटी सोसाइटीज होती थी। मेरे पिताजी एक नागपुर 10 जिला नागपुर गढ़वाल समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी एक छोटी सी पट्टी जो थी, उसके जो लोग यहाँ पे रहते थे, उनकी भी अपनी अपनी छोटी छोटी सोसाइटीज थी। साल में कभी उनकी मीटिंग गढ़वाल भवन में हुआ करती थी। लेकिन आज आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है। गढ़वाल कुमाऊं के लोग सब जगह फैल गए हैं। पहले रहते थे सेवानगर में, मैं खुद सरोजिनी नगर में बड़ा हुआ। तो अब देखिए, बड़ी बड़ी पोस्ट में, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, जर्नलिज्म हो, आप जर्नलिज्म को ही ले लीजिए। हमारी जनरेशन से पहले भी हुए मुरली मनोहर जोशी, मनोहर श्याम जोशी हुए, और कई लोग। लेकिन हमारी जनरेशन, आप देखिए मृणाल पांडे कितनी बड़ी जर्नलिस्ट थी। आप कितने बड़े जर्नलिस्ट हैं? नहीं है, बिल्कुल है। उमाकांत लखेड़ा जी को देख लीजिए। लेकिन आपसे भी पहले
हरीश चंदोला से बड़ा कोई गढ़वाली जर्नलिस्ट हुआ है? मैं तो नहीं मानता। मैं तो उनका बहुत बड़ा एडमायरर था, उनका दोस्त रहा जिंदगी भर। उनकी डेथ हो गई अब। एससी काला, डीसी काला, डोभाल साहब थे हिंदू में जो चीफ रिपोर्टर थे। तो हमारे लोग सब जगह। अब पारुल चंद्रा हैं अभी जो एशियन एज में डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट थी। देवयानी ओनियाल है जो इंडियन एक्सप्रेस संडे एडिशन देखती हैं, वेरी ब्राइट गर्ल। तो ये हमारे लोग उसमें भी हैं। वीएम बडोला जर्नलिज्म में भी थे, थिएटर में भी थे, सिनेमा में भी थे, राजेंद्र ओस्माना जी थे। बिल्कुल। मैं एक चीज बता दूं कि मैंने उत्तराखंड के जो दिल्ली में जर्नलिस्ट रहे हैं उन पर एक वीडियो बनाई है और हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में डाली है, आप लोग उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने ऑलरेडी काम किया इसमें जी। तो दिल्ली में लोग तो जैसे किसी का सरनेम जैसे लखेड़ा है, पहले ही चले जाता है ये पहाड़ी है, गढ़वाल कुआं कहीं का, मतलब उत्तराखंड का है जी। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आपको भारत भूषण सोच के लोग, मुझे भी जब मुझे याद है जब मैं दिल्ली में जर्नलिज्म में आने लग गया था, जर्नलिज्म कर रहा था कुछ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में वाशिंगटन से नाम आता था, आपका नाम भारत भूषण। सोचते थे जैसे दूसरे लोग होते हैं। मुझे अब याद नहीं आ रहा किसने बताया कि ये तो गढ़वाली हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर जब आप भारत आ गए, इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया, मैं जनसत्ता में था, फिर मैं आपसे मिलने आया था कि आप गढ़वाली है, फिर हमने गढ़वाली बात की, मुझे सब याद है। तो ये जो टाइटल ना होने का आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ या कैसा रहा? नहीं, ये बड़ा अजीब सवाल है क्योंकि मैं कभी जर्नलिज्म में गढ़वाली के तौर पे तो आया नहीं। नहीं, बिल्कुल। हाँ। किसी ने ये नहीं कहा कि ना मुझे किसी गढ़वाली ने या किसी कुमाऊं के एडिटर ने नौकरी दी। मैं तो एक्सीडेंटली आ गया जर्नलिज्म में। तो गढ़वाली होना या न होना जर्नलिज्म से उसका कोई मतलब ही नहीं था। अगर बेंजवाल लिखा भी होता तो क्या मुझे प्रमोशन मिल जाता या नहीं मिलता? सवाल ये था कि मतलब लोग आपको उस तरीके से पहचान नहीं। तो मैंने तो कभी अपनी गढ़वाली पहचान छुपाई नहीं है। मैं तो सबको कहता हूँ मैं गढ़वाली हूँ और गढ़वाली में बात करता हूँ। तो मुझे अपने गढ़वाली होने पे गर्व भी है, लेकिन कोई घमंड नहीं है। पर हूँ मैं गढ़वाली। तो एक चीज मुझे जाननी है कि आमतौर पर जर्नलिज्म में ये कहा जाता है कि जर्नलिज्म में मतलब बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग नहीं होते, या फिर ये भी कहा जाता है कि जिसको नौकरी नहीं मिली वो आ गया, या कुछ कहते हैं कि जो बिल्कुल कुछ नहीं है वो जर्नलिज्म में आएगा। लेकिन आपके बारे में कम लोग जानते हैं। मैं तो अपने नाम क्या डॉक्टर लिखता हूँ पीएचडी करके, क्योंकि आपके जमाने में बहुत लोगों ने कहा लिखो। आपने पीएचडी भी की, आप इंजीनियरिंग में भी की आपने, फिर आपने इकोनॉमिक्स में एमफिल भी किया, आपने समाजशास्त्र में पीएचडी की। आपके पास तो ये ऐसी डिग्रियां हैं, तो डॉक्टर क्यों नहीं लिखा आपने? डॉक्टर नहीं लिखा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं मैं उन लोगों में से हूं जिनको नौकरी नहीं मिली, इसलिए जर्नलिज्म में आया हूं। इंजीनियरिंग करके कैसे? नहीं, इंजीनियरिंग करके तो मैंने देखा कि मैंने पिलानी से इंजीनियरिंग की थी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। मुझे नौकरी भी मिल गई थी लार्सन एंड टूब्रो में उस समय, लेकिन वो मार्केटिंग में थी। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग करने के बाद अगर स्विच गियर ही बेचना है तो फायदा क्या है, फिर कोई बड़ी चीज बेचो, कोई आइडियाज बेचो। तो मैंने 1 साल ऑफ लिया। उस हिंदुस्तान में होता नहीं है वैसे, पर हमारे पिताजी मान गए। उसके बाद मैंने एमफिल की इकोनॉमिक्स में, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, इनलैक स्कॉलरशिप इंग्लैंड जाने के लिए। तो वहाँ मैंने पीएचडी की। पीएचडी के बाद मुझे नौकरी मिली का ऑफर आया जी, नौकरी का ऑफर आया डॉक्टर के.एन. राज से, जो मेरे सुपरवाइजर थे एमफिल के लिए, बड़े इकोनॉमिस्ट थे, कि त्रिवेंद्रम में सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में आके पढ़ाओ। अच्छा, बड़े अजीब तरीके से ऑफर आया। लंदन आए हुए थे वो। मैंने पीएचडी सबमिट कर दी थी। मुझे ब्रेकफास्ट में बुलाया अमर्त्य सेन के घर में। अच्छा। अमर्त्य सेन को तब तक नोबेल प्राइज नहीं मिला था। तो अमर्त्य सेन के घर में गए। अमर्त्य सेन की शादी एक अमेरिकन लेडी से, बहुत रिच फैमिली से, रॉकफेलर फैमिली से। खैर ब्रेकफास्ट वगैरह खाया। ब्रेकफास्ट खाने के लिए गए तो डॉक्टर राज ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि अमर्त्य, दिस इज माय स्टूडेंट भारत, ही इज गोइंग टू कम एंड टीच इन त्रिवेंद्रम। मैं चुप रहा। जब अमर्त्य सेन किचन में गए तो मैंने डॉक्टर राज से कहा, मैंने कहा सर, हैव यू जस्ट ऑफर्ड मी अ जॉब? कहता हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा पूछ तो लिया होता। सो ही सेड नहीं, तुम आओ और तुम्हें क्या करना है? मैंने कहा या तो टीचिंग में जाऊंगा या हो सकता है राइटिंग में चला जाऊं, जर्नलिज्म में। उन्होंने कहा 6 महीने के लिए आ जाओ, तुम्हारे सारे दोस्त वही है, राम मनोहर रेड्डी जो ये ईपीडब्ल्यू के एडिटर बने, मिहिर शाह प्लानिंग कमीशन का मेंबर था, आर नागराज प्रोफेसर थे बॉम्बे में, ये सब लोग, अशोक मोदी ये जिसने अभी किताब लिखी है वर्ल्ड बैंक में, ये सब मेरे क्लासमेट्स थे। तो कहने लगे कि वो सब वहीं पे पढ़ा रहे हैं, तुम भी आ जाओ, 6 महीने बाद देख लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया। मैं वापस यहाँ पे आया, कोई जॉब ऑफर आया ही नहीं।
तो मैंने सब मीर शाह इन सबको फोन किया, मैंने कहा भैया हुआ क्या? कहते नहीं, राज को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को ले लेता है नौकरी पे, बाकी केरला के लोगों को ले नहीं रहा है, तो वो घबरा जाते हैं क्रिटिसिज्म से, तो तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, मैंने कहा नौकरी नहीं मिल रही है, माँ बाप कह रहे हैं लड़का इंग्लैंड से पढ़ के आया है और कुछ है ही नहीं। तो एक एडिटर होते थे बिजनेस इंडिया के बॉम्बे में, किरण कसवेकर, मेरे मित्र थे, उनके लिए मैं लिखता था पहले। तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तो उनका आ जाओ, तुम्हारे लिए नौकरी है, असिस्टेंट डायरेक्टर बन के आ जाओ। तो मैं बम्बई चला गया। तो मेरी पहली नौकरी बिजनेस इंडिया बॉम्बे में थी, असिस्टेंट एडिटर। उसके बाद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में चला गया, पर मैं जर्नलिज्म में आया इसलिए क्योंकि मेरी टीचिंग जॉब नहीं कैसे मिली। आपकी जर्नलिज्म कहाँ से शुरू, ये भी बता दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। ये आपकी शुरुआत हुई, फिर उसके बाद बिजनेस इंडिया में था, तो मैंने कुछ स्टोरीज लिखी जिसके खिलाफ टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे कुछ आर्टिकल्स छपे, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए, बिल्कुल ऑपोजिट। तो प्रफुल्ल विद्वई मेरे दोस्त थे, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, बॉम्बे में थे उस समय, फिर वो दिल्ली आ गए थे, तो मैं बम्बई में था। तो मैं दिल्ली आया हुआ था, तो प्रफुल्ल विद्वई को मिला मैं, तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो तुम, मेरी स्टोरी जो है डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है, और बिना उसको रेफरेंस दिए हुए आपका कॉरेस्पॉन्डेंट मेरे खिलाफ फ्रंट पेज पे लिख रहा है कि ये गलत है, और जबकि उसकी सरकार की दी हुई स्टोरी है, उसके पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है उसमें, बिल्कुल गलत है। तो मैंने बताया क्या क्या गलत है, तो कहता है अच्छा। दूसरे दिन उसका फोन आया कि गिरिलाल जैन जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? कहता पता नहीं। तो मैं गया मिलने, उनको चाय पे बुलाया था। तो कहने लगे कि यंग मैन, आई एम टोल्ड यू आर सेइंग दैट आवर स्टोरीज आर रॉन्ग। आई सेड सर दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, फैक्चुअली इनकरेक्ट, एंड दे आर टोटल प्रोपेगेंडा फ्रॉम द गवर्नमेंट विदाउट इवन बीइंग एडिटेड प्रॉपर्ली। सो ही सेड टेल मी व्हाट इज रॉन्ग। तो मैंने बताया क्या क्या गड़बड़ है उसमें। कहने लगे अच्छा। तो इंदर मल्होत्रा इनके रेजिडेंट एडिटर होते थे, उनको भी बुला लिया, और इंदर से कहा कि इंदर, दिस बॉय हियर सेज दैट हमारी स्टोरीज आर रॉन्ग, बताओ क्यों गलत है। मैंने फिर से बताया। उसके बाद गिरिलाल जैन ने अचानक कहा कि ओके वी विल कंसीडर दैट एन इंटरव्यू, वुड यू लाइक टू जॉइन अस। अच्छा। मैंने कहा नेकी और पूछ हाँ, सही बात। मैंने कहा यस सर, इट विल बी एन ऑनर। तो मेरे को पहली अखबार में नौकरी ऐसे मिली चाय के ऊपर, और फिर खैर आगे फिर आप वाशिंगटन चले गए थे। फिर नहीं, फिर मेरी लिखी हुई बातें समीर जैन को पसंद नहीं आती थी, जो मालिक थे। तो मुझे डिमोट किया गया, फ्रॉम असिस्टेंट एडिटर से, लीडर राइटर से मुझे कॉरेस्पॉन्डेंट बनाया। तो मैंने इस्तीफा दे दिया। फिर गिरिलाल जैन ने बुलाया कि इस्तीफा क्यों दे रहे हो? मैंने कहा जी बेइज्जती कर रहे हैं, आदमी मालिक है ठीक है, लेकिन आपको मालूम है गढ़वाली लोग, हम लोग बहुत टेम्परामेंटल होते हैं, इज्जत ही सब कुछ है, वरना और बहुत मतलब बहुत ज्यादा फ्रेजाइल ईगो होती है हम लोगों की, नुकसान हो लेकिन नाक बड़ी है। तो बस वही हुआ। सही। तो उन्होंने कहा मत करो ऐसा, तुम्हें क्या बीट चाहिए, मैं तुम्हें पार्लियामेंट बीट दूंगा, ये तो तुम समझ नहीं रहो। अगर तुम खाली असिस्टेंट एडिटर रहे तो ज्यादा से ज्यादा सीनियर असिस्टेंट एडिटर बन जाओगे, अगर रिपोर्टिंग सीखोगे तो एक दिन तुम एडिटर बनोगे। तुम ये खून का घूंट पी जाओ और तुम स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाओ। तो मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बन गया, लेकिन समीर जैन की आँख की किरकिरी तो बनी गया था मैं। तो फिर मैं 1 साल के लिए इंग्लैंड गया फेलोशिप पे, कैम्ब्रिज। वापस आया तो समीर जैन ने कुछ उल्टी सीधी बातें की, तो मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। तो नवभारत टाइम्स के एडिटर थे सुरेंद्र प्रताप सिंह, बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे। एसपी सिंह ने कहा कि क्या हो गया? मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है। इसे ठीक किया, छोड़ दिया, आप क्या करोगे? मैंने कहा पता नहीं क्या करूँगा। तो उन्होंने 2-3 फोन मिलाए, उनमें से एक इंडियन एक्सप्रेस को था। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस में गया बातचीत करने, एडिटर ने ब्रेकफास्ट पे बुलाया, और एडिटर कौन थे? एडिटर प्रभु चावला। तो मेरे को ओपिनियन एडिटर, जो ऑपरेट पेज एडिटर बना दिया, एडिट पेज एडिटर। तो वो नौकरी की। फिर बाबरी मस्जिद जब गिरी तो प्रभु बीजेपी के थे, तो मेरी और प्रभु की बनी नहीं, लेकिन दोस्ती भी थी एक लेवल पे। तो उन्होंने कहा देखो यहाँ रहोगे तो हमारा झगड़ा होता रहेगा, तुमको वॉशिंगटन भेज देता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा मैं अभी तो इंग्लैंड से वापस आया हूँ बच्चों के साथ, कितनी बार फैमिली को अप्रूव करूंगा। तो कहते नहीं, तुम अपने वाइफ से पूछ लो। मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं भी छुट्टी ले लूंगी कॉलेज से, 1-2 साल चले जाओ, जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता, क्यों झगड़ा करते। तो हम लोग अमेरिका चले गए। तो 2 साल मैं वॉशिंगटन में रहा, फिर वापस आया तो प्रभु
प्रभु जाने की कगार पे थे। तो मैं बन गया एडिटर न्यूज सर्विस, एक्सप्रेस न्यूज सर्विस। उस समय दोनों भाई, हमारी बात मुलाकात हुई। तो उस समय विवेक गोयनका अपने भाई के साथी थे, तो 19 एडिशन होते थे, आपको याद होगा। तो हमारी इंटरनल न्यूज सर्विस थी, तो वो पोस्ट मिल गई, बड़ी पोस्ट थी। उस पे सईद नकवी जैसे लोग और कुलदीप नैयर जैसे लोग पहले बैठे थे, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो वो नौकरी की। उसके बाद मुझे हिंदुस्तान टाइम्स से ऑफर आया एग्जीक्यूटिव एडिटर का। अच्छा, मैं जो वाशिंगटन की बात कर रहा था वो एक्सप्रेस में से, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, हाँ, एक्सप्रेस के लिए था। अब इसमें क्या उस समय के, लेकिन जरूर था कि अखबार में आपका नाम तो मैं एक्सप्रेस में थे। ये मैं मुझे मतलब याद इतना ही रहा, इसलिए मैं कह गया। हाँ जी। तो बस फिर हिंदुस्तान टाइम्स में मैं रहा 5 साल एग्जीक्यूटिव एडिटर। उसके बाद टेलीविजन में चला गया। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक टेलीविजन कंपनी थी, तो उसका मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन के गया। 1 साल वहाँ रहा। फिर टेलीग्राफ का एडिटर बन गया, कलकत्ता टेलीग्राफ का, दिल्ली में। फिर टेलीग्राफ के बाद इंडिया टुडे के लिए मैंने अखबार शुरू किया। मेल टुडे जो जॉइंट वेंचर था, यूके की एक कंपनी, एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स, डेली मेल निकालते हैं, उनके साथ मिलके ये एक टैबलेट, पहला टैबलेट एक्सपेरिमेंट था, आपको याद होगा। काफी अच्छा चला अखबार वो 4-5 साल। लेकिन अरुण पुरी जो इंडिया टुडे के मालिक हैं, वो चाहते थे कि 3-4 साल में ही प्रॉफिट हो जाए। 3-4 साल में अखबार में कहाँ प्रॉफिट होता है, टाइम लगता है 5-6 साल। पेशेंस नहीं थी उनके पास। तो अखबार फिर मेरे छोड़ने के बाद भी चलता रहा 1-1.5 साल घिसेट के, लेकिन वो बंद हो गया। फिर मैंने डिजिटल में काम किया कुछ दिन, और अब मैं एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज एजेंसी के साथ काम करता हूँ जी। अच्छा, एक बार ये भी मतलब चर्चा ये भी रहती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके गुरुजी थे या आप उनके बहुत निकट थे, क्योंकि एक जो नागालैंड के जो एक विद्रोही गुट था, बातचीत में भी थे, आप कई डेलीगेशन में भी जाते हैं। ये क्या है, जरा आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। ऐसा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मैं तब से जानता हूँ जब मैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज त्रिवेंद्रम में पढ़ता था। ठीक है। वो वहाँ आके लेक्चर्स देते थे, तो उतनी ही जान पहचान थी। उनकी लड़की जो है उपेंद्र सिंह, जो यूनिवर्सिटी में, जी, वो और मेरे दोस्त मिहिर शाह, इनके थ्रू मैं उनको भी जानता था। जान पहचान उतनी तक थी। फिर क्या हुआ कि हरीश चंदोला का नागालैंड पे बहुत ही जबरदस्त काम है। उस आई एम ऑलवेज बीन fascinated by that कि और उनकी शादी भी एक केवी चूसा होते थे वहाँ के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट। उनकी लड़कियां सबसे सुंदर लड़कियां मानी जाती थी उस जमाने में नागालैंड में। उनमें से एक से हरीश चंदोला जी की शादी हुई। उनके बच्चों को भी मैं जानता हूँ, लेकिन बच्चे अपने आप को नागा कहते हैं। वो कहते हैं कि हम नागास हैं, गढ़वाली नहीं कहते। तो नागा आइडेंटिटी उनमें ज्यादा स्ट्रांग है। तो उनसे मैं, हरीश चंदोला से मैं नागास की कहानी सुनता था, उनके बारे में पढ़ता था। फिर एक हमारे दोस्त ने कहा कि तुम मिलना चाहोगे नागा विद्रोहियों को? मैंने कहा कहाँ? कहते हैं वो बताएंगे कहाँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो बैंकॉक में जाके मैं उनको मिला, मुइवा को और आइजैक सू को। और फिर मैंने लिखना शुरू किया, उनके इंटरव्यूज किए, हिंदुस्तान टाइम्स में छपे, कई जगह छपे। लेकिन ये कहना कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को एडवाइस कर रहा था, ये गलत होगा। ये अवश्य है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो महीने में मुझे एक अपॉइंटमेंट मिलता था 15 मिनट के लिए। उसमें कभी कभार नागालैंड भी डिस्कस होता था। एक बार उन्होंने ये जरूर कहा कि उन्होंने 3 मंत्री अपॉइंट किए थे नागास के साथ डील करने के लिए कि जो तुम मुझे बोल रहे हो तुम उनको ब्रीफ कर दो। तो मैंने मना किया, मैंने कहा सर ये मत करवाइए, मेरी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी। नागा सोचेंगे मैं सरकारी आदमी हूँ, सरकार वाले सोचेंगे मैं नागास का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ। तो मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है। तो पर ये कहना गलत होगा कि मैं उनको एडवाइस करता था, कोई एडवाइस नहीं करता था। मिलते जरूर थे, इधर उधर की बातें करते थे, लेकिन इस इंटरव्यू में उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉलिटिक्स की बात होती है। मैंने वैसे भी हमारे लोग में तो ये तो काफी वैसे मतलब हमारे टफ और वैसी बातें। मैं ये जानना चाहते हैं कि आप गढ़वाली में खाना क्या क्या अच्छा लगता है आपको? गढ़वाली जो भोजन बनाते हैं उसमें क्या क्या खाते हैं? सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे आप वो मुझे गैर की बहुत अच्छी लगती है, गैर की दाल बहुत अच्छा लगता है। वो मंडवे की रोटी तो मैं रोज अभी भी मंडवे की रोटी खाता हूँ। तो बहुत चीजें हैं ना, इसलिए नहीं कि कोई बीमारी है मुझे, पर मुझे अच्छी लगती है। तो उसको सफेद आटे में मंडवे का आटा मिला के खाता हूं। सभी लगभग घरों में बनता ही है। अच्छा, बाकी वो वहाँ का मुझे कुआओं का खाना भी बहुत अच्छा लगता है। अलग बैग जैसा है, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंट है वहाँ पे।
बाकी काफ वगैरह आते हैं खाना या हिसोले वगैरह? मैं तो खाने पहाड़ जाता हाँ, हूँ। ये जो हिसोल के झाड़ में कांटे लगने का मजा है और खाने, वो कोई आपको प्लेट में लाके दे दे उसमें नहीं है ना। थोड़ा और खा लिया। काफल जो है बचपन में तो पेड़ पे चढ़ के खाते थे लेकिन अब कहाँ चढ़ेंगे। लेकिन अगर उस मौसम में चले गए पहाड़ में तो अब तो बाजार में मिलता है काफल। तो और गढ़वाली गीत वगैरह सुनते रहते? गढ़वाली गीत मैंने बहुत दिनों से नहीं सुने, झूठ होगा कि मैं सुनता हूँ, कोई भी गीत नहीं सुनता हूँ, मेरे को समय बहुत कम रहता है। लेकिन गढ़वाल की एक चीज मुझे पसंद है, जो हमारी काकड़ी होती है, जो बड़ी वाली जो अब आती है, अगस्त सितंबर में आएगी। उसके लिए तो मैं उसके लिए पहाड़ जरूर जाता हूँ साल में एक बार। और मेरी बहन देहरादून में रहती है तो वो भिजवा देती है, और जब मैं जाता हूँ मैं खूब 5-6 तो ले ही आता हूँ, तो चल जाती है महीने भर। बहुत कम लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर हैं ऋतु खंडूड़ी भूषण। भारत भूषण जी के छोटे भाई राजेश भूषण जी की पत्नी है ऋतु खंडूड़ी जी। और मुझे अद्भुत ये लगता है, जब मैं कई बार वीडियो देखी या मैंने कई लोगों को देखता रहता हूँ कि उनकी शादी बिहार से हुई है। ये कहते हैं भाई वो पूरी तरह से कर्णप्रयाग क्षेत्र के रहने वाले हैं भारत भूषण जी, और बेंजवाल उनका सरनेम है, खाल उनका गांव है। और बहुत लोग वहाँ फैलाते रहते हैं कि वो उन्होंने बिहार के किसी व्यक्ति से शादी की है, और वो कई बार मैंने भी पढ़ा कि वो जैसे सफाई दे रही है, जबकि इसका कोई मतलब होना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे, जैसे मैंने कहा भारत भूषण जी भी अपना बेंजवाल नहीं लिखते हैं, क्योंकि तब दिल्ली में बहुत से लोग थे जो अपना टाइटल छुपाते थे, शर्मा लिखने लग गए थे, बहुत सी बातें थी। तो मैं चाहता हूँ आप जब इस बारे में आप भी बता दीजिए कि ये क्या है खंडूड़ी जी से आपका जो रिश्तेदारी है। पहली बात तो ये कि अगर मान लीजिए ऋतु खंडूड़ी भूषण बिहारी भी होती है और गढ़वाल से इलेक्ट होकर स्पीकर बनती है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं मानता, लेकिन वो बिहारी नहीं है, वो जनरल खंडूड़ी की लड़की है। उनके पति भी गढ़वाली है, पति भी गढ़वाली, छोटे भाई है। और ये शादी आपको आश्चर्य होगा, ये हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने कराई थी। अच्छा। मैं उस समय कवर करता था जनता दल, क्या होता था बी, हाँ वो लोक दल था ना, लोक दल भी, हाँ बहुगुणा जी उस पार्टी को कवर करता था। तो एक दिन उनका ये पंडित पंत मार्ग पे दफ्तर होता था, तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं जा रहा था, बहुगुणा जी अपनी अचकन पहन के रोज लगा के दरवाजे में खड़े होकर सबको गुड बाय करते थे, बड़ी अच्छी आदतें थी उनमें। मुझे कहा तुम रुक जाओ, तो मैं रुक गया। तो जब सब लोग चले गए, मैंने कहा कोई गलती होगी मुझसे, कुछ गलत सवाल पूछ लिया। इसे नहीं तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं, मैं टाइम से इंडिया में था। तो इधर उधर कैसे जाते हो? मैंने कहा बस से जाता हूँ या स्कूटर से जाता हूँ, 3 व्हीलर। तो कहने लगे चलो गाड़ी भी आ जाएगी किसी दिन, मेरी गाड़ी में चलते हैं। मैंने कहा कहाँ जाना है पर? कहने लगे हरकिशन सिंह सुजीत के घर जा रहा हूँ मैं, रास्ते में बात करनी है तुमसे। तो बैठ गए। तो कहने लगे तुम्हारा छोटा भाई है राजेश भूषण? मैंने कहा शादी होगी उसकी? मैंने कहा नहीं हुई। तो करना चाहता है? मैंने कहा अभी 23-24 साल का, अभी कहाँ करेगा? वो आईएएस बन गए थे तब? जी। तो कब करेगा शादी? मैंने कहा जब उसको कोई लड़की पसंद आएगी तो कर लेगा शादी। तो कहने लगे मेरा भांजा है जनरल है आर्मी में, उसकी लड़की है, तो अपने भाई से पूछो। मैंने कहा भाई से क्या पूछना, फिर अपनी माँ से पूछूंगा, पिताजी की तो डेथ हो चुकी थी। तो कहने लगे पूछो, तुम मत दो डिसीजन उसके लिए कि जब लड़की पसंद आएगी तब उसको लेने दो। मैंने कहा ठीक है। तो तब वहां से बात चली। और फिर उनके तो भांजे थे जी, तो फिर शादी में आए थे बहुगुणा जी। बहुगुणा जी से मेरी बहुत अच्छी चलती थी, बहुत अच्छी तो बहुत अच्छे आदमी थे। आपने एक बार एक किस्सा बताया था ना, टाइम से हिंदुस्तान टाइम से जब लोग विरोध करने आए थे, आपका विरोध कर रहे थे एडिटर बनने पे, तो जो विरोध करने वाले थे आपने उनके लिए चाय की वो बना दी, वो मिठाई तो वो बहुगुणा जी से आपने, मैंने किसी वीडियो में ये उसका उल्लेख किया है। तो बहुगुणा जी कहते थे कि जो आपके विरोध में बात कर रहा है उसकी भी बात सुनो और उसकी इज्जत करो, उसकी खातिरदारी करो, निंदक नहीं रखिए। तो मेरे खिलाफ हिंदुस्तान टाइम्स यूनियन हड़ताल कर रही थी। वो क्या कर रही थी, वो जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे, मैनेजर थे, वो मुझे पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए वो करवाते थे। तो ढोल नगाड़े लेके ये लोग मेरा घेराव करने आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि हम आपका घेराव करने आ रहे हैं। तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा भी पता करो कितने लोग आ रहे हैं। उसने कहा जी 15-20 है।
तो मैंने कहा 15-20 लोगों के लिए कॉफी, चाय, कोका कोला, समोसा और ये गुलाब जामुन का इस वो अरेंजमेंट करके रखो, जब वो आएंगे करने दो घेराव, यूनियन का राइट है, मैं यूनियंस के खिलाफ नहीं हूँ। तो उसने ऑर्डर कर दिया, उनको पता लग गया। तो मुझे यूनियन के प्रेसिडेंट का फोन आया कि क्या मतलब हुआ इसका कि आपने चाय, कॉफी और कोका कोला और ये समोसे मंगा के रख लिए हमारे लिए। मैंने कहा पूरे दफ्तर में तुम जाओगे नारे लगाते हुए, यहाँ आओगे, गला सूख रहा होगा तुम्हारा, आके चाय कॉफी पी लेना, उसके बाद करते रहो घेराव, और जो तुम्हारी डिमांड से बताना क्या है, तुम्हारी डिमांड सुन लेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। ये उन्होंने कहा इससे तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हम नहीं आएंगे। तो वो तुम्हारा डिसीजन है, तो हम नहीं आ रहे, हम नहीं करेंगे घेराव। तो मैंने कहा मत करो, पर ये तुम्हारे नाम से आया सब कुछ, मैं यूनियन ऑफिस में भिजवा देता हूँ, बिना नारे लगाए चाय समोसे खा लेना। ये मैंने भगवान जी से सीखा था। हाँ। आप मेयो कॉलेज अजमेर वहाँ कैसे पहुंचे? वहाँ तो राजाओं के बच्चे पढ़ते थे। मैं स्कॉलरशिप पे पहुंचा वहाँ। मैं जब गढ़वाल से दिल्ली आया, मैं यहीं सरोजनी नगर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। फिर एक स्कॉलरशिप होती थी शिक्षा मंत्रालय की गरीब बच्चों के लिए, तो उनको पब्लिक स्कूल भेजा जाता था। साल में 8 ऐसी स्कॉलरशिप होती थी, उसमें मेयो कॉलेज भेजते थे, सिंधिया स्कूल भेजते थे, दून स्कूल भेजते थे, राजकुमार कॉलेज राजकोट भेजते थे। तो ऐसे स्कूलों, तो वो स्कॉलरशिप उसके लिए इम्तिहान होता था, वो इम्तिहान मैंने दिया। उस इम्तिहान में मैं पास हुआ और मेयो कॉलेज अलॉट हुआ। तो हमको तो पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। स्कूल से चिट्ठी आई कि आपका नाम सरकार से आया है, आप स्कूल में आइए, फलानी तारीख को आना है, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी कि ये सामान बच्चे के साथ भेजना है क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल है। अच्छा, उसमें सामान कुछ ऐसे थे जिनका हमें पता ही नहीं था। एक था उसमें बाथरूम स्लीपर्स। अच्छा, न मुझे मालूम बाथरूम स्लीपर्स क्या होते हैं, न मेरे पिताजी को। तो हमने पूरी सरोजनी नगर मार्केट छान मारी कि ये बाथरूम स्लीपर्स क्या होते हैं। हवाई चप्पल तो मालूम थी। तो उन्होंने कहा जी वो बाथरूम स्लीपर्स पुराने जमाने में आते थे बिना अंगूठे वाले, वो एक स्ट्रैप सा होता था, ये होता है बाथरूम स्लीपर। वो बाथरूम स्लीपर खरीदा गया। अंग्रेजी मीडियम स्कूल था, अंग्रेजी मुझे आती नहीं थी। प्रिंसिपल अंग्रेज था, एक JTM गिब्सन। तो मैं वहाँ गया, तो मेरे पिताजी ने मुझे कुछ सवाल रटा दिए थे कि कोई पूछे कि व्हाट इज योर नेम? सर माय नेम इज भारत भूषण। व्हाट इज योर फादर? सर माय फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ऐसे करके 10-12 सेंटेंस रट के मैं गया था। तो जब वहाँ गया, वो सेंटेंस ज्यादा काम में आए नहीं। जब पहले दिन उन्होंने सब नए बच्चों को बुलाया, सब टीचर्स की मीटिंग होती थी। एक क्लब था टीचर्स का, स्टोव क्लब, तो वहाँ बुलाते थे जो जिनका एडमिशन हुआ उस दिन। तो मैं आखिरी एडमिशन मेरा था, मेरे को बुलाया, रात का टाइम था, मैं गया। किसने क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं खाली हंसता ही रहा। खाली ये समझ में आया कि उन्होंने कहा गो, तो मतलब जाओ, तो मैं आ गया। बाहर आके मैं गुम हो गया। मेयो कॉलेज 45 एकड़ जमीन है उसकी। कौन सा हॉस्टल था नाम याद था मुझे, कॉल्विन हाउस, पर मालूम नहीं था है कहाँ पे। तो जहाँ लाइट दिखे मैं वहाँ चले जाऊँ। बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटा चक्कर खाते खाते अपने में हॉस्टल में पहुंचा। शुरू में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। तो जो और भी लड़के आए थे स्कॉलरशिप पे 2-3, तो एक ऑस्ट्रेलियन टीचर होती थी, उसका नाम मुझे अभी भी याद है, मिसेज एंडरसन। तो कहा कि इनके लिए रेमेडियल क्लासेस होंगी, आप अंग्रेजी सीखने मिसेज एंडरसन के पास जाइए। तो मैंने कहा ये तो बड़ी शर्म की बात होगी, वो फिर से ABCD सिखाएगी। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं जाओगे? मैंने कहा मैं ऐसे ही सीख लूंगा। तो बाकी लोग गए और मैंने अंग्रेजी सुन सुन के ही सीख ली थी। और मुझे याद है एक क्लास में 0 मिला। अच्छा, हिस्ट्री की क्लास में। अंग्रेजी आती नहीं थी, जवाब क्या देते अंग्रेजी में। तो अगली बार जो चैप्टर थे मैं सबको रट के बिल्कुल याद करके चला गया जब टेस्ट हुआ, और जितना समझ आया वो सब लिख दिया। तो बहुत अच्छे नंबर मिल गए। तो टीचर ने कहा देखो ये होती है मेहनत, उसे क्या मालूम खाली रट के आया था। फिर बाद में पता लगा कि रटने से कोई नॉलेज बढ़ता नहीं है, समझना भी पड़ता है। पर अंग्रेजी सीखने में शुरू में मुश्किल हुई, पर सीखी और अच्छे नंबरों में हायर सेकेंडरी की, आगे भी पढ़ाई ठीक ठाक ही हो गई। वाकई में उत्तराखंड को में यही बड़ी प्रॉब्लम है। जब मैं भी 12th करके BSc करने गया तो 6 महीने तक पता ही चला क्या लिखा है। मतलब अंग्रेजी का इतना वाकई में ये बड़ा पता नहीं उत्तर प्रदेश या साउथ की स्टेट कैसे आगे निकल गए। देखिए अंग्रेजी में भाषा ठीक है, मेरी गढ़वाली हो अच्छी बोलनी चाहिए, हिंदी भी बोलनी चाहिए, सब कुछ, लेकिन जहाँ जो भी भाषा नौकरी देती है, रोजगार देगी, जॉब देगी, फ्यूचर बनेगा, वो भाषा सिखानी चाहिए।
मेरा यदि उत्तराखंड में भी यही कर लेते, अब संभवतः क्लास 3 या वगैरह से की है, लेकिन वो नाम मात्र के सरकारी स्कूलों में। तो ये वाकई में ये सोचना चाहिए उत्तराखंड के लोगों को। एक और बात, आप उत्तराखंड के लोगों को, जैसे यही है, जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी, इस तरह की और क्या बात है आप युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहते हैं? मैं क्या कि उपदेश फिर भी दूं किसी मतलब को? आप एक गांव से निकल के आप जो क्रीम ये जर्नलिज्म के वहां तक पहुंचे हैं, टॉप। ये इसमें तो मैं कहूँगा कुछ मेहनत है, कुछ लक है जी। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का, जिन्होंने मुझे बहुत मदद की स्कूल में, कॉलेज में, समझाने में दुनिया क्या है। तो मैं तो बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ पूरे टाइम। तो माँ बाप ने मुझे पैदा किया, अच्छे संस्कार दिए, वो तो बात एक जगह है। लेकिन मैं इस बात पे लकी रहा, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हमेशा, जिन्होंने गाइडेंस भी दी, वो दोस्तियाँ भी दी जो आज तक बनी हुई हैं। तो मैं तो कहता हूँ आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माय फ्रेंड्स। उत्तराखंड में भी वैसे जर्नलिज्म को लेकर कुछ आप देखते हैं वहाँ के अखबार, या कैसे उत्तराखंड में कैसे चल रहा है, कुछ मालूम है? कभी कभार देखता हूँ पर कोई खास नहीं देखता। उत्तराखंड की थोड़ा जर्नलिज्म के मैं बारे में बता दूं। वैसे तो सभी अखबारों का यही हाल हो गया कि वो किसी भी, जो चाहे सरकार में जो भी है, उसके खिलाफ एक लाइन लिखते नहीं, क्योंकि उससे उनको विज्ञापन मिलता है, ठीक। लेकिन इसके अलावा बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हो गए हैं, सभी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सभी की पहले बता दूं, कुछ बहुत अच्छे भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग यही हैं कि वो एक छोटी मोटी, जैसे परचून की दुकान थी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर लोग कहते हैं, या और मैदान उत्तराखंड में गए, कोई वहाँ बड़े बड़े मतलब कोठियाँ बना दी, बंगले बना दिए, कुछ विधायक बन गए हैं। और इसके अलावा जर्नलिज्म की यदि हम बात करें तो उनके धंधे हो गए, कुछ वहाँ यूनिवर्सिटी खोल रहे, जमीन ले रहे। ये धंधेगिरी उत्तराखंड में जो जर्नलिज्म में आ गई, उसमें पहाड़ का आदमी नहीं है इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व। इस जर्नलिज्म पे कैसे वहाँ हो कि ये नेता और जो अफसर और ये मिलके जो लूट रहे उत्तराखंड को। तो आप उत्तराखंड के जर्नलिज्म को ही क्यों ब्लेम कर रहे हैं? क्या दिल्ली का नेशनल जर्नलिज्म उससे कुछ अलग है? हाँ। न्यूयॉर्कर में एक इंटरव्यू आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक का, उसने रिकॉर्ड पे कहा है कि वी आर नॉट इन द न्यूज बिजनेस, वी आर इन द एडवर्टाइजिंग बिजनेस। बिल्कुल। तो तुम भी धंधे में हो भाई, बिल्कुल, है ना? अगर आप अखबार को बेच रहे हो साबुन की तरह, सिगरेट की तरह नेशनली, तो उत्तराखंड के जर्नलिज्म के बारे में माथा पीट के क्या करना? वो लोग भी वही कर रहे हैं जो ये दिल्ली में कर रहे हैं। ये मेरी पीएचडी में ये लाइन है कि एक मतलब ये वाकई में एडवर्टाइजमेंट का धंधा हो गया। मेरी एक किताब आई है पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग पे, जो पार्लियामेंट रिपोर्ट करता है उस जर्नलिस्ट की पहली किताब है वो। तो उसमें भी मैंने बहुत लोगों से, जर्नलिस्टों से बात की, तो सभी ये कहते हैं कि हमें ऐसी खबरें न लिखनी है न दिखानी है टीवी पे, जिससे उसका रेवेन्यू पे कुछ असर पड़े। इसका कारण ये है कि जो जितना भी एड रेवेन्यू अखबारों का है, हाँ। मैं इतना तो मैं समझ ही पाया हूँ अब तक। हाँ। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार का भी 45% रेवेन्यू जो है वो सरकारी एड से आता है, क्लासिफाइड एड से। तो 45 मतलब आधा आपका रेवेन्यू अगर सरकार से आ रहा है और सरकारी एड से आ रहा है, तो आप क्यों सरकार से पंगे लेंगे? हाँ, तो जर्नलिज्म ऐसे ही चली गई ना, उधर जमाना बदल गया। थोड़ा परिवार के बारे में भी लोग जानना चाहेंगे कि भारत भूषण जी का परिवार कैसे है। आप तो बिल्कुल अभी बिल्कुल यंग ऐसे लगते हैं कि मतलब 60 से भी नीचे में, सही बता रहा हूँ। यंग तो मैं एक नहीं तो इसका राज क्या है, और दूसरा परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। यंग मैं नहीं हूँ। मेरे पिताजी दिल्ली में काम करते थे, विजिलेंस डिपार्टमेंट में थे, ऑल इंडिया रेडियो के। उससे पहले DAVP में थे, और वो सर्विस में ही मर गए। उनकी डेथ हो गई 54 साल की उम्र में। तो मेरा छोटा भाई उस समय कॉलेज में पढ़ता था। लोगों ने कहा कि भाई इसको नौकरी मिल जाए, मैं तो जर्नलिस्ट बन चुका था, कि इसको नौकरी दिला दो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे, कम से कम असिस्टेंट की नौकरी तो मिल ही जाएगी, हो सकता है सेक्शन ऑफिसर की मिल जाए। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, अगर मेरे को पढ़ने का मौका दिया है, हमारे पिताजी कहते थे कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते शिक्षा के सिवाय। मैंने कहा इसको भी पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उसने अपना MA ख़त्म किया, IAS का इम्तहान दिया। आपको मालूम था वो हेल्थ सेक्रेटरी रहा, रिटायर हो गया राजेश भूषण। तो हमारे यहाँ एजुकेशन पे बड़ा ध्यान दिया जाता था। मेरी बहन भी पढ़ाती थी, इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल रही है गढ़वाल में, वो भी रिटायर हो गई है। मेरी वाइफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंद्रप्रस्थ कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर थी हिस्ट्री की, वो भी अभी रिटायर हुई। तो हमने अपने बच्चों को यही कहा कि भैया पैसा वैसा हमारे पास नहीं है, तुमको पढ़ाई अच्छी करवाएंगे। तो मेरा बड़ा लड़का जो है उसको रोड स्कॉलरशिप मिली, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, ऑक्सफोर्ड से उसने PhD की, वो साइंटिस्ट है।
अभी वो एस्ट्राजेनेका के लिए काम करता है, जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई। दे पोस्टेड हिम टू बार्सिलोना, तो वहाँ पर है। छोटा लड़का उसने लॉ किया, वो भी अमेरिका गया, नेशनल लॉ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से उसने LLM किया, वापस आ गया और अब दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा है। तो दोनों बच्चे अपनी अपनी लाइन पे लग गए। मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट थी कि भाई जो भी करो पत्रकार मत बनना बस। पत्रकार मत, हाँ, ये सही कहा, पत्रकार। बाकी जो मर्जी करो। बड़ा लड़का बहुत अच्छा पियानो बजाता है, गाता भी है, तो कहता है मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, बन जाओ। मैंने कहा बिल्कुल बन जाओ। छोटा वाला एक्टर बनना चाहता था, मैंने कहा यार एक्टर के लिए हम शायद ठीक नहीं रहेगा, तुम देखो कुछ और करो। तो वो लॉयर बन गया, अच्छा डिबेटर है, तो ठीक ठाक कर रहा है लॉ में। पत्रकार क्यों नहीं बनना है, ऐसी क्या धारणा है? वैसे तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था मत बनो जर्नलिस्ट। इंजीनियरिंग कर ली तुमने, PhD कर ली, अब क्यों बन रहे हो तुम? उन्होंने कहा दो चीज़ें, एक तुम्हारी फैमिली लाइफ जीरो हो जाएगी और दूसरे तुम्हारे बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। दोनों बातें सही निकली। और एक तीसरा कारण है जिससे मैं कहता हूँ लोगों को पत्रकार नहीं बनना चाहिए, वो ये है कि हमारा जो जर्नलिज्म का क्राफ्ट है वो ऐसा है कि हमको लोग कहते हैं जाओ देख के बताओ क्या हो रहा है। आप जाके वो पानी पे स्पाइडर चलते हैं ना, वाटर स्पाइडर, उसकी तरह आप चलते हैं और बता देते हैं कि ले ऑफ द लैंड क्या है। यानी टोटलाइज कर लो, सार बता दो उसका पूरा ज़िंदगी का, किसी भी इंसिडेंट का। तो वो जो आदत जर्नलिस्ट की पड़ जाती है ना, उससे जर्नलिस्ट जो है बड़े जजमेंटल हो जाते हैं। ये उनकी पर्सनल लाइफ में भी चला जाता है। आप हर एक के बारे में जजमेंटल हैं, आप हर एक के बारे में एकदम सोचते थे ये आदमी ऐसा है, फलाना आदमी ऐसा है। हो सकता है आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि हम ग्रे एरियाज देखते ही नहीं है, ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर फ्लॉ बन जाता है, जो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है। मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चों में वैसा कैरेक्टर फ्लॉ आए, इसलिए मैंने कहा भैया पत्रकार मत बनो, जिसको साइंटिस्ट बनना है साइंटिस्ट बनो, म्यूज़िक करना है म्यूज़िक करो, जो भी करना है वो करो। आपका इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग है या जो उसमें भी बड़ा आपने रिपोर्टिंग की है, तो चलो नेपाल से शुरू करते हैं। नेपाल में जो बड़े आंदोलन हुए थे आपने कवर किए, उसमें क्या था थोड़ा बताइए। पहला जन आंदोलन जो 89-90 वाला जन आंदोलन था वो मैंने कवर किया था। उसमें हुआ ये था कि राजा का एक छत्र राज चलता था, नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह सब बैंड थी। तो यहाँ से चंद्रशेखर अपने साथ 4-5 जर्नलिस्ट को लेकर के, कुछ पॉलिटिशियंस को लेकर के एक नेपाली कांग्रेस की जो पहली मीटिंग हुई गणेश मान सिंह के घर में, जब इलीगल मीटिंग, उसको अटेंड करने गए कि देखते हैं क्या होता है। तो उसमें मैं गया था। तो वो मीटिंग भी हमने अटेंड की। राजा ने कोई वायलेंस नहीं किया, उसकी फौज चारों तरफ खड़ी थी और गणेश मान सिंह का घर है थमेल में, अब तो होटल बन गया, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा प्रांगण है, उसमें मीटिंग हुई थी। उस समय गणेश मान सिंह जी का इंटरव्यू किया मैंने, कृष्ण प्रसाद भट्टराय का किया, GP कोइराला, और बहुत सारी दोस्तियां उस समय नेपाल के जो उभरते हुए एक्टिविस्ट थे उनके साथ हुई, जो बाद में जाके मंत्री बने, दोस्त बन गए। तो पहला आंदोलन तो वो कवर किया। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन जब माओइस्ट मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, वो कवर किया। उससे पहले मैंने बाबूराम भट्टराय जी को इंटरव्यू किया था जब वो अंडरग्राउंड थे, और जब वो नेपाल पहुँचे एग्रीमेंट के बाद, जिसकी हिंदुस्तान ने फैसिलिटेट किया, तो उनको और उनसे क्या कहते हैं, ये प्रचंडा जी से अच्छी मेरी जान पहचान हो गई। उस आंदोलन के दौरान मतलब मेरे को हिंदुस्तान में कभी टीयर गैस नहीं लगी है, लेकिन नेपाल में टीयर गैस लगी। और मुझे उस समय नेपाली दोस्तों ने कहा कि ये फ्लोराइड टूथपेस्ट लगा लो आँख के नीचे और नाक के अंदर, कुछ असर नहीं पड़ेगा। और वो लेके चलते थे फ्लोराइड टूथपेस्ट की ट्यूब, तो वो सब लगाया हुआ है। वो भी एक एक्सपीरियंस था। लेकिन नेपाल फिर मैं लगातार जाता रहा हूँ। मेरे एक मित्र थे जो 89-90 में एक्टिविस्ट थे, बाद में वहाँ के विदेश मंत्री बन गए, वो कई लोग कुछ और मंत्री बन गए। तो उनसे आना जाना लगता चलता रहा। और फिर मेरे जो अखबार थे उनको काफ़ी इंटरेस्ट था नेपाल में। टेलीग्राफ को तो ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो टेलीग्राफ के लिए तो मैं एक हफ्ते के लिए चला जाता था कि नेपाल में क्या हो रहा है, और नेपाल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे रिपोर्ट करता था। तो नेपाल से आज भी मेरा नाता है, तो अभी भी जाता रहता हूँ। अब रिपोर्ट करने नहीं जाता, अब दोस्तों की लड़कियों की शादी में जाता हूँ। यह मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरा जो हिमालय लोग YouTube चैनल है, ये नेपाल में बहुत पॉपुलर है।
और बहुत से लोग मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हैं। कम से कम मैं आज भी रिकॉर्ड में कह सकता हूँ कि कम से कम 50-60 लोगों के मेरे पास टेलीफोन नंबर है नेपाल के, मुझे बुलाते भी हैं। जाऊँगा ईश्वर जब चाहेगा पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने भी और पूरा देखने। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि नेपाल जो कि एक भारत के बहुत ही करीब था, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मैं नहीं बनाऊंगा इसे, लेकिन वो भारत से दूर सा जाता दिख रहा है कि आपको भी कि नहीं? दूर जा चुका है, बिल्कुल जा चुका है। इसलिए जा चुका है कि हमारी गलतियों के कारण हमारी ये ब्लॉकेड कर देना। हाँ, 2000 भाई उनके कोई एक्सेस है ही नहीं, सी रूट कोई है नहीं, आप रास्ते बंद कर देते हैं, दवाइयाँ नहीं जाती, सब्जियां नहीं जाती, खाना नहीं जाता, पेट्रोल नहीं जाता, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको सजा देनी है किसी नाराज है किसी राजनीतिक नेता से और आम जनता को तकलीफ दे रहे हैं, तो वो आपके खिलाफ नहीं होंगे तो क्या होंगे? तालियां बजाएंगे आपके लिए। बहुत लोग कहते हैं। तो पहला वाला ब्लॉकेड भी गलत था, दूसरा वाला भी गलत था। राजीव गांधी के समय इसलिए क्योंकि राजा कुछ वेपन्स मंगा रहा था वहां से, तो राजा पे प्रेशर डालते ना, जनता पे काहे को प्रेशर डाल रहे हो? और ये ओली के टाइम पे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला। अरे एक हफ्ते बाद कॉन्स्टिट्यूशन, जब नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, आप जाके कह रहे हैं बदल दीजिए। पहले क्यों नहीं आपने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया? तब आपकी डिप्लोमेसी क्या झक मार रही थी? तो ये मैं सोचता हूँ कि गलतियां हमारी हैं, और आप चाहते हैं कि आप नेपाल को भी कंट्रोल करें, इंडिया को भी कंट्रोल करें। उनकी जनता को हक नहीं है कि वो अपनी सरकार चुने। आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि जो भी सरकार नेपाल में आए उससे आप ढंग से डील कर पाए, उससे दोस्ती बढ़ा पाए, उसको अपनी तरफ ला पाए। अपनी गलतियों के लिए हम नेपालियों को काहे को गाली देते हैं? लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ, चाहे पॉलिटिकल लोग जो भी बात है, लेकिन आम लोग तो बड़े अच्छे, ऐसे हम जैसे कोई अंतर नहीं लगता। खासतौर पर डोटी और जो पश्चिम वाला क्षेत्र है इनका, कर्नाली तक, वो तो कुमाऊं गढ़वाल जैसी एक ही जैसी संस्कृति वहाँ। नहीं, संस्कृति एक जैसी है, लेकिन लोग सबके सब अच्छे हैं वहाँ के। हाँ, मैं नहीं मानता कि खाली डोटी के ठीक है, काठमांडू के भी ठीक है, वो भी भारत से दोस्ती चाहते हैं। इस बात से नाराज हैं कि आप बीच बीच में ये उल्टे काम क्यों करते हो? वरना गुडविल जो है वो है। मैंने लेकिन टेंडेंसी देखी लोगों की, वो भी मेरा इस चैनल का एक ही मकसद है कि जोड़ो, मतलब दोनों जुड़े, चाहे किसी भी तरीके से। तो वो भी यही चाहते हैं कि जुड़े, बहुत अधिकतर लोग यही चाहते हैं। मेरे एक नेपाली दोस्त वो कहते हैं, देखिए हमारे राजनीतिक नेताओं को समझना, ये समझ लीजिए कि काठमांडू की हवा खराब है। मैंने कहा क्या मतलब? तो कहते हैं कि काठमांडू में है तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एंटी इंडिया बातें बोलना उनको अच्छा लगता है। जैसे ही जहाज में बैठते हैं इंडिया जाने के लिए, हवा बदल जाती है, तो वो प्रो इंडिया हो जाते हैं। अच्छा, आप नेपाल जाते हैं, वहाँ के भोजन और हमारा जो पहाड़ी भोजन है कुछ मिलता जुलता है? नहीं, काफी थोड़ा मांस, बहुत तरह तरह का भोजन है। नेवाड़ी खाना अलग है, थकाली अलग है, अलग अलग सबका अलग। बहुत अच्छा खाना है नेपाल का, लोग तो बहुत ही अच्छे। हाँ, लोग बिल्कुल, हाँ, पूरी रेंज जैसे पहाड़ की दिखी जाए। अच्छा, आप अफगानिस्तान में आपने युद्ध वो भी कवर किए थे, क्या है उसका थोड़ा? मैंने कवर किया था जब नजीबुल्लाह की सरकार गिरी, तब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे भेजा था। तो जब मुजाहिदीन सरकार बन रही थी, सिकबतुल्लाह मोजदीदी प्रेसिडेंट बने, अहमद शाह मसूद उस समय पहली बार फॉरेन मिनिस्टर बने, बाद में डिफेंस बने, पर उस समय फॉरेन मिनिस्टर बने थे शायद। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। जिस होटल में मैं था, वो होटल मुजाहिदीन कमांडर्स ने जो पेशावर से आए थे अपने कब्जे में ले लिया। हमारा होटल अहमद शाह मसूद के लोगों ने ले लिया था। काबुल होटल होता था, अब उसका नाम तोड़ के नया होटल बन गया, वहाँ सरीना होटल है। तो लेकिन मैंने और जो पीटीआई के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, हमने 20-20 दिन का किराया एडवांस में दे रखा था, तो हमको बाहर नहीं निकाल पाए। तो दो जर्नलिस्ट और बाकी सब फौजी थे वहाँ पे। तो अहमद शाह मसूद कैसे इंटरेक्ट करता था, वो अब शाम को आके अपने लोगों से बातचीत करता था, क्वेश्चन आंसर सेशन होते थे। वो है जिनके ब्लास्ट में फिर जी एक जर्नलिस्ट बन गया था फर्जी। जी वही। तो वो बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस था उस लड़ाई को कवर करना, क्योंकि दिन भर लड़ाई होती थी, 7 बजे कर्फ्यू लग जाता था। और 7 बजे से पहले ये होता था कि स्टोरी फाइल करके किसी तरह से यूएन क्लब में चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे बियर मिल जाती थी, बाकी जगह कहीं नहीं, और खाना भी अच्छा मिल जाता था। और होता ये था कि सारे जो दुनिया भर की जो एम्बेसीज थी, उनके जो इंटेलिजेंस के लोग थे, वो वहाँ पहुँचते थे और पूछते थे जर्नलिस्ट से, दिन में क्या हुआ बताओ, और सबको बियर भी पिलाते थे और खाना भी खिलाते थे। तो एक तो उस समय गया, दूसरा में गया तब जब तालिबान मज़ार शरीफ को टेक ओवर कर रहे थे, तो उस समय मैं
यहाँ से गया ताशकंद से तर्मेज़, और तर्मेज़ से टैक्सी लेके आमू दरिया पार करके हेरतान से मज़ार शरीफ। तो उस समय वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई मैंने कवर की। और फिर मैं गया जब अहमद शाह मसूद की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे गया, बिकॉज मैं अहमद शाह मसूद को काफ़ी एडमायर करता था। तो मौका मिला तो मैं गया जब मुझे बुलाया गया। और अफ़गानिस्तान के लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगे, उनसे ज़्यादा जेनरस लोग, खुले दिल वाले लोग मुझे कहीं नहीं मिले। हाँ, वैसे पठानों के लिए तो कहा जाता है कि दिली लोग। एक चीज मुझे जाननी है इसमें जर्नलिज्म को लेके, हालांकि दोनों मीडियम अलग है, हमारा ये आप जो है प्रिंट की बात करते थे, और आज का जो न्यूज, ये जो कहीं भी जैसे युद्ध हो जाता है, ये जो चैनलों में लोग जाते हैं, ये जो रिपोर्टिंग करते हैं, क्या वास्तव में वो रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ये कैसी रिपोर्टिंग होनी चाहिए? वो दिखते हैं ना, मेरे पीछे बम आ गया, छुपते हो, नौटंकी, ये क्या चीज है? थोड़ा जर्नलिस्टों के लिए बोल दीजिए, कैसी जर्नलिज्म? मैं क्या हूँ, ये उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि ये कैसा जर्नलिज्म है। हाँ। हो सकता है उनके पीछे बम फट रहा हो, मुझे मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं फट रहा है। लेकिन मैंने ये 2 लड़ाइयाँ कवर की, हमारे पीछे कोई बम नहीं फटा जी। ना हमने कभी ये लिखा कि मेरी जान खतरे में थी, हाँ। ऐसा हुआ वैसा। अगर खतरे में थी तो भी पता नहीं लगा, कि जब जैसे नेपाल की बात कर रहे थे, जब गोलियां चल रही थी, आंसू गैस छोड़ रहे थे राजा के सिपाही, तो मुझसे किसी ने पूछा कि तुम एक रॉयटर्स का कॉरेस्पॉन्डेंट, कि तुम्हारी बुलेट प्रूफ वेस्ट कहाँ है? हाँ। मैंने कहा मेरे पास तो है ही नहीं। कहते क्यों नहीं है? मैंने कहा यार मरना होगा तो वैसे ही मर जाएंगे, बुलेट प्रूफ से तुम कौन सा बच जाओगे, है ना। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे को नहीं लगा कि जान खतरे में है या कुछ है। इसके अलावा और से कौन से देश थे जिनसे इस तरीके के आपने रिपोर्टिंग की, या कोई डेलीगेशन गया हो, या कोई और कौन सा? नहीं, मैंने श्रीलंका से काफी रिपोर्टिंग की, जब LTTE का से लड़ाई चल रही थी। हाँ। और श्रीलंका के बारे में मतलब दुखी होने की बात यह है कि जो भी हमारे दोस्त थे, एक एक करके सब मारे गए। अच्छा। LTTE ने उनको मार दिया। हाँ। तमिल भी जो थे प्रोग्रेसिव, उनको भी मार दिया। हाँ। तो श्रीलंका कवर किया मैंने। अमेरिका तो कवर किया ही है, अमेरिकन पॉलिटिक्स, US कांग्रेस। बाकी तो पाकिस्तान को रह गया, पाकिस्तान को हाँ, पाकिस्तान से भी मैंने रिपोर्टिंग की है, पर पाकिस्तान में रिपोर्टिंग से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट क्या हुआ कि 1996 में एक ट्रैक 2 चैनल बनी, जिसमें 4-5 पाकिस्तानी, 4-5 इंडियंस, हम लोग हर 6 महीने मिलते थे। उसमें पाकिस्तान की तरफ से उनके एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे शहरियार खान साहब, एक बाद में उनके NSA बने मेजर जनरल महमूद अली दुरानी थे। एक जो उनके विदेश मंत्री बने शाह महमूद कुरैशी, वो थे। एक जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने शाहिद खकान अब्बासी, वो थे। और एक अमेरिकन लेडी थी शरीन ताहिर खेली, जो ओरिजिनली पाकिस्तानी थी, बट उससे भी पहले हिंदुस्तानी थी, हैदराबाद की थी, वो थी। और हमारी तरफ से होते थे एयर चीफ मार्शल SK कौल, और ये सलमान हैदर, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे। मैं था, एक कोई PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई जाते थे, और जनरल नाम्बियार, सतीश नाम्बियार, हम लोग जाते थे। अजीत डोवाल भी गए एक बार हमारे साथ। तो हम लोग हर 6 महीने 7 महीने में मिलते थे, आपस में बातचीत करते थे इनफॉर्मली कि क्या होना चाहिए, कैसे इन दोनों में दोस्ती बढ़ सकती है, दोनों देशों में। लेकिन वो खत्म हो गया 2010-2012 के बाद, वो सिलसिला खत्म हो गया बहुत ज्यादा। तो बाकी रिपोर्टिंग के लिए तो मैं अक्सर जाता रहा। और बांग्लादेश को लिखी? बांग्लादेश से मैंने बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं की है, लेकिन 2012 से की है, जब से शेख हसीना ने इलेक्शंस वहाँ पे सबवर्ट करने शुरू किए, और किसी और को खड़ा नहीं होने देती थी। वो आज सब लोग उनकी बहुत गुणगान करते हैं कि बहुत बड़ी डेमोक्रेट थी, ऐसा कुछ नहीं था। खालिदा जिया वाला तो जेल डाल दी थी वो सब। नहीं, खालिदा जिया को जेल जाना चाहिए नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आप विपक्षी पार्टियों को चुनाव में हिस्सा लेने नहीं देंगे, उनके लोगों को अरेस्ट करके उनको बंद कर देंगे, किसी के खिलाफ मर्डर चार्ज कर देंगे। एक मंत्री हैं वहाँ के जो BNP के, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के, जो मेरे दोस्त हैं, उनके खिलाफ चार्ज किया है कि उन्होंने क्या था उस जमाने में था चार्ज, कि उन्होंने एक ट्रेन को आग लगाने की कोशिश की। ये आदमी सिगरेट तक नहीं पीता, तो वो मुझसे पूछ रहा था भारत ट्रेन पे आग कैसे लगाते हैं, तो मैंने मुझे क्या मालूम यार, मैंने थोड़ी लगाई किसी ट्रेन पे आग। सो उल्टे सीधे केस बांग्लादेश में आज भी वही चल रहा है। जर्नलिस्ट के खिलाफ पसंद नहीं आपको कोई जर्नलिस्ट, उसके खिलाफ मर्डर चार्ज लगा दो। जर्नलिस्ट क्या मर्डर करेगा यार, वो एक स्टोरी को मर्डर कर सकता है, खराब स्टोरी लिख करके, खराब रिपोर्ट लिख करके, वो क्यों
तो एक मेरा दोस्त है श्यामल दत्ता, उस बेचारे को बंद कर रखा है, 4 मर्डर केस उसके ऊपर कर रखे हैं। तो बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है, तो वहाँ पे जाना भी मुझे पसंद नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक हालात वहाँ के अच्छे नहीं हैं। आप मणिपुर में भी कुछ आपने गए थे, कुछ डेलीगेशन ने कुछ काम किया, इधर कश्मीर भी गए थे मैं, तो ये क्या है ये थोड़ा? मणिपुर का तो ऐसा था कि एडिटर्स गिल्ड ने एक टीम भेजी थी 3 लोगों की, जिसमें मैं भी था, क्योंकि आर्मी से शिकायत आई थी कि जो मणिपुर में इम्फाल के जो जर्नलिस्ट हैं वो फेक न्यूज़ छाप रहे हैं। हाँ। वहाँ पे वायलेंस चल रहा था 2023 में, आपको याद होगा। हाँ। तो जिसने मारा उसको विक्टिम दिखा देते थे, और जो मतलब उल्टा लिख देते थे। हाँ। तो और उन्होंने कहा कि एडिटर्स गिल्ड को कुछ करना चाहिए इसके बारे में, आप चेक करो, हम ही को लग रहा है कि सचमुच ऐसा है। हाँ। तो हमने जाके देखा, रिपोर्ट के सचमुच ऐसा था। हाँ। सारे एथनिक लाइंस पे डिवाइडेड थे। मैतीज हाँ। जो थे वो जर्नलिस्ट वो मैतीज के फेवर में लिखते थे और कहते थे कुकी सब टेररिस्ट है। हाँ। कुकी जो है वो मैतीज के खिलाफ लिखते थे। हाँ। तो हमने वो रिपोर्ट लिखी। हाँ। तो वहाँ के जर्नलिस्ट ने हमारे ऊपर केस दर्ज कर दिया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं अभी। ओह। क्रिमिनल डेफेमेशन, ये वो, यहाँ आओ, यहाँ के तुम्हें दिखाते हैं, वहाँ जाएंगे तो मार देंगे। तो वो 2023 से अब तक वो केस चल रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों लिख दिया। और हमारे पास तो एविडेंस है कि उन्होंने कहा, नोट्स है हमारे पास, जब उन्होंने खुद कहा कि हम लोग मिल सारे एडिटर शाम को मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि स्टोरी क्या होगी, और सबके सब वही लिखते हैं। तो ये कोई जर्नलिज्म हो? नहीं। तो वो तो मणिपुर का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत खराब रहा। मुझे लगता है कि वहाँ के जर्नलिज्म के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। ये आपकी डोभाल जी से मुलाकात हुई? मेरी हुई थी अभी एक शादी में मुलाकात हुई थी। अच्छा, वैसे नहीं हुई कि कभी बुला दे? उनकी कचबोली पार्टी होती है। नहीं, कचबोली पार्टी में कभी नहीं गया, पर हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होती थी पहले। हाँ। जब तक वो सरकार में थे? नहीं, आईबी में थे, आईबी हाँ, DIB थे। हाँ। और फिर जब वो रिटायर भी हो गए, विवेकानंद फाउंडेशन में थे। हाँ। तो अक्सर मुलाकात होती थी, एक दूसरे के घर में हम लोग मिलते थे। लेकिन जब से उन्होंने सरकार ज्वाइन की है तो मैंने ही कुछ हद तक डिस्टेंस बनाई है, क्योंकि इस सरकार की नीतियों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और डोभाल साहब की नीतियों से भी सहमत नहीं हूँ। हमारे दोस्त जरूर है, तो कहते हो कि कभी आओ घर में बैठेंगे, तो मैं कहता हूँ जब आप रिटायर हो जाएंगे तब बैठेंगे, है ना, हमारी दोस्ती बनी रहेगी। लेकिन आप अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करते हैं, अपनी समझ के हिसाब से काम करते हैं। मैं अपनी समझ से करता हूँ। आइडियोलॉजी तो अपनी है ही, अपनी जगह सही बात है। लेकिन कई बार जैसे ना लोगों को भी खुश होते रहते हैं ना कि हमारे फला आदमी फला जगह बैठा है, ये बैठा है। नहीं, तो वो तो गर्व की बात है। मेरे लिए मैं तो कहता हूँ कि अजीत डोभाल गढ़वाली, हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई इन जैसा बना हुआ है। लेकिन इसका मतलब नहीं है उनकी बातों से, उनकी पॉलिसी से सहमत है। एक सीनियर जर्नलिस्ट है, नाम, क्योंकि मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, तो वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और अच्छे। इस समय वो इस सरकार में काफ़ी, हालांकि रिटायर हो गई। तो एक बार जब ऐसे ही चीन के साथ हो रहा था, वो टेंशन था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम भी गढ़वाली हो और मोदी को गढ़वालियों पर भरोसा है। मैंने कहा कैसे? तो बोला डोभाल भी गढ़वाली, और उससे पहले जनरल रावत भी थे, फिर चौहान भी आए, फिर और तो गढ़वाली पर बहुत भरोसा है मोदी का। तो ये सुनना अच्छा लगता है। अनिल धसमाना जी का नाम नहीं लिया? अनिल धसमाना भी थे, आलोक जोशी, बड़ा नाम उन्होंने ये बताया मुझे, 4-5 नाम है ना। तो ये सुन के अच्छा लगता है कि पहाड़ी। अब पता नहीं ये सच बात है कि नहीं है, पर ये बात भी सच है कि हमारे लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं। हाँ। काबिल लोग हैं। आप नहीं कह सकते इनमें से कोई भी काबिल नहीं है, या उसको वहाँ पे नहीं बैठा होना चाहिए था, या वो डिजर्व नहीं करता है। सब डिजर्व करते हैं। लेकिन मैं, जैसे कि मैंने कहा, ये डेमोक्रेसी है। आप बैठिए ऊंचे से ऊंचे पद पे, लेकिन, और मैं बिल्कुल जमीन पे भी हूँ, लेकिन मैं आपसे डिफर कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। लेकिन इसमें एक बार इसी तरह की बात जो मैं कह रहा हूँ, एक गढ़वाल भवन में कार्यक्रम था, तो लोग बड़े खुश हो रहे थे, मैं भी खुश होता, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि देखिए समय कैसे बदल रहा है कि हम सलाम ठोकने वाले तो हो रहे हैं, लेकिन जब पहले गृहमंत्री दूसरे नंबर के पंत जी बने, बहुगुणा जी, या जो बड़े नाम थे, उसके बाद केशव पंत तो बने, उसके बाद तिवारी जी बड़े ना, या खंडूरी जी भी जो बड़े, हम सलाम तो ठोक रहे हैं, सलाम लेने वाले कम मान रहे हैं ना। हमारे इस जनरेशन में क्यों हो रहा है, नेता कम क्यों हो रहे हैं? अच्छा, मैं इसको ऐसे देखूं, मैं कहूँगा कि हमने बड़े राजनेता पैदा नहीं किया पिछले कुछ दशकों में, है ना। वो लोग जो निकले थे वो मूवमेंट से निकले थे, फ्रीडम मूवमेंट से निकले हुए बड़े नेता थे। इसी तरह से उत्तराखंड राज्य आंदोलन से भी बड़े नेता निकलने चाहिए थे, लेकिन निकले नहीं। अब क्या कारण रहे वो आप शायद मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, आपने उस पर बहुत रिपोर्टिंग की है। लेकिन
कोई मूवमेंट गढ़वाल में होती नहीं कभी। अब इस तरीके के छोटे मोटे होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं होती, गांव के गांव खाली हो गए उसके ऊपर नहीं होती, हाँ। खेती कैसे होनी चाहिए उस पर नहीं होती। तो हम सब लोग जो है वो प्रवासी बन गए और प्रवासी बन के ही खुश है। तो कहाँ से गढ़वाल में राजनेता पैदा होगा? कहाँ से होगा? तो ये जो समाज है, जैसे उत्तराखंड का, ये जो पूरा मैं उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार सभी की बात कर रहा हूँ, पलायन भी हो रहा, गांव भी खाली हो रहे हैं। आपकी नज़र में क्या लगता है कैसे गांव हो? एक तो सरकार का अलग है, वो अलग पक्ष जो भी हो, हम कॉमन मैन की तरह क्या सोचते हैं कैसे हो सकता है लौटना? देखिए, आप जितने गढ़वालियों से बात करेंगे वो उतने सोल्यूशन दे देंगे आप। हाँ। कोई बोलेगा आलू उगाना चाहिए, हाँ, कोई बोलेगा कि सेब की खेती करनी हाँ, चाहिए, हाँ। कोई बोलेगा बड़ी इलायची की खेती करनी कोई चाहिए। हाँ टूरिज्म और क्या क्या बात जो भी है, मैं उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है बहुत जबरदस्त। हाँ। हमारे यहाँ औरतें बहुत काम करती हैं, आदमी बहुत कम काम करते हैं। वो पूजा पाठ कर लिया ब्राह्मणों ने तो कर लिया, बाकी लोग हुक्का पीते, औरतें बेचारी सुबह से शाम तक पिसती रहती हाँ, लेकिन अब बदल गया, पहले था अब थोड़ा बदल गया है। अच्छा, बदल गया। हाँ, बदल गया अब तो साफ पूछिए बात। एंटरप्रेन्योरशिप की कमी इतनी है कि आपको अच्छे होटल आज भी नहीं मिलेंगे गढ़वाल में। आप देखिए, कुमाऊं मंडल विकास निगम है, गढ़वाल मंडल विकास निगम है, वहाँ पे वैसी सफाई नहीं मिलेगी जैसे आपको 2 स्टार या 3 स्टार होटल में नेपाल में मिल जाएगी। तो हम नेपालियों से भी नहीं सीख रहे कि हम सोचते हैं नेपाल ऐसा है वैसा है। आप जाके देखिए तो सही नेपाल कितना बदल गया है। उनका एवरेस्ट बेस कैंप तक जो होटल आपको मिलेंगे एकदम साफ सुथरे मिलेंगे, टॉयलेट साफ होगा, कहीं बदबू नहीं आएगी, कहीं बेडशीट पे कहीं पे कोई दाग धब्बा नहीं होगा, अच्छा बेड कवर होगा, सब जगह साफ सुथरा होगा, कूड़ा करकट नहीं दिखाई देगा। आप कह सकते हैं गढ़वाल के बारे में? मैंने ना एक बार एक वीडियो बनाई थी, इसी में है कि जैसे आप जाते कहीं गुजरात जाते, गुजरात की थाली देखिए कितनी वैरायटी आप खा ही नहीं सकते अपने, या साउथ में इडली डोसा उनकी थाली, हर जगह एक थाली है। मैंने ये कहा कि इतने 25 साल होने वाले, तब एक 8 साल पहले की खबर, उत्तराखंड के लोग एक थाली क्यों नहीं बना पाए आपने? आज भी वो मैगी खिला रहे लोगों को, वो तो इस तरीके से हमारा कोई बहुत अच्छा या बहुत सोफिस्टिकेटेड कुजीन नहीं रहा। हाँ। किसानों का खाना था। हाँ। वो हम लोग खाते हैं, तो वो तो आपको मिल जाता है और वो भी मांगने पे मिलता है। लेकिन जहाँ टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं, अभी देखिए आप कुमाऊं की तरफ चले जाइए, जितने भी लोग अच्छे ये रिजॉर्ट चला रहे हैं, फलाना चला रहे हैं, ये सब देश से गए हुए लोग हैं, जहाँ बाहर के लोग, और बहुत साफ सुथरे चला रहे हैं। लेकिन एक बहुत गलत काम हो रहा है, वो ये हो रहा है कि सारे के सारे लोग कोविड के बाद विशेषकर सब लोग वहां पे जमीन खरीद के कॉटेज बना रहे हैं, गांव वालों का पानी चुरा रहे हैं। जितने गधेरे थे सब उस पे पंप लगा के सब पानी खींच लेते। और सरकार क्या कह रही है गांव वालों को, तुम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। अरे बेवकूफो, इनको बोलो जो बाहर से आए कि तुम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। गांव वाले का पानी तुम उनको दे रहे हो और गांव वालों को कह रहे हो कि रेन वाटर। तो पानी की जो चोरी हो रही है वहाँ पे इतनी जबरदस्त हो रही है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। उस पर कोई हमारे यहाँ मूवमेंट नहीं है। मतलब अब मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, अगर मेरे को अगर असर पड़ता शायद मैं एजिटेट करता। वो कहते हैं कि जिसके तन पे लगती है वही जानता है, पर हमारे लोग उसमें भी खुश हैं कि चलो सब आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पंप लगा दिया, इसमें से हमको भी थोड़ा पानी मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से उनके पानी के स्रोतों का दोहन हो रहा है ये बाहर के लोगों के द्वारा, बाहर के मतलब वो भी इंडियंस ही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो कोई मतलब इतने सारे इशू हैं जिसपे लीडरशिप वहाँ के युवा ले सकते हैं, जिससे हो सकता है राजनीति में नए नेता पैदा हो, लेकिन हो नहीं रहा है। सब हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं दिल्ली से बैठ के कि मुझे एमपी बना दो, मुझे एमएलए बना दो। मैं एक बात साफ कर दूं, कहीं लोग ये न कह दें कि भारत जी कह रहे हैं कि बाहर के लोग वगैरह, वहाँ का जो सख्त भू कानून की भी बात होती रही है। मैं लगातार कई वीडियो में कहता रहा हूँ कि उत्तराखंड में आप जमीन कहीं भी ले लीजिए, आप देहरादून खरीदिए, आप हल्द्वानी खरीदिए, शहरों में कहीं भी ले लीजिए, जो नगर निगम के इलाके बचाने की गांव की हो रही है। दिल्ली में भी गांव को बचाने के लिए लाल डोरा था। और ये बात पीड़ा सभी की है कि यदि गांव में भी वही भीड़ हो गई तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे या जंगल नहीं रहेंगे, तो पानी जो ये गंगा यमुना वाली है या आगे पूरे हिमालय की मैं बात कर रहा हूँ, सतलुज से लेकर आगे ब्रह्मपुत्र तक, तो फिर वो नदियाँ सूख जाएंगी और वो सरस्वती हो जाएंगी और ये तमाम जो खेत फसल से लहलाते हैं वो रेगिस्तान हो जाएंगे। ये चिंता है पहाड़ के लोगों की, यही कह रहा हूँ ना, यही कह रहे हैं लोग। तो आप जाइए, पहाड़ रहिए, पहाड़ को अपना मानिए, ये पहाड़ के लोगों की चिंता है। क्योंकि हम भी बाहर हैं,
लेकिन हम लोग उस तरह की हरकतें भी नहीं करते हैं कि हम शांत तरीके से जीवन रह रहे हैं। आप भी जाइए शांत रहिए, लेकिन शहरी इलाकों में रहे, गांव की ही जमीन क्यों चाहिए आपके, ये सवाल है कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ? बिल्कुल ठीक नहीं, गांव की जमीन अगर कोई बेचना चाहता है बेचे, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उन पे पहला हक वहाँ के लोगों का है। होना चाहिए। हाँ, वो पहला हक उनका नहीं हो सकता जो वहाँ पे सेटलर्स हैं। बिल्कुल थे भारत भूषण जी। यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इस तरीके के जो उत्तराखंड या हिमालय से जुड़े जो लोग हैं जिनको हमको पहचानना चाहिए, खासतौर पर देश दुनिया के लोग तो उनको जानते ही हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों को भी जानना चाहिए। मैं इसी एक उद्देश्य से आपके सामने भारत भूषण जी को लाया हूँ और भी लोगों को आपके सामने लाता रहूँगा। लेकिन आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखेगा और आप किस शहर से, राज्य से, देश से हैं वो भी जरूर लिखिएगा। आऊँगा जल्दी नई स्टोरी के साथ, नई इसी तरह के संवाद के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।